के साथ पूजा अग्रवाल। संपूर्ण भारत के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। नक्सली हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं, तो वहीं 14 जवान अब भी घायल है। नक्सलियों ने सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया है। टैकल गुडम इलाके में जवानों पर हमला किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो अति नक्सली प्रभावित छत्तीसगढ़ राज्य अपने आप में चर्चाओं का केंद्र नक्सली हमलों के कारण भी रहता है। और ऐसे में अगर फिलहाल बड़ी खबर की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के सुकमा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। नक्सली हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं, 14 जवान घायल हो गए हैं। नक्सलियों ने सीआरपीएफ कैंप को निशाना बनाया और सीआरपीएफ कैंप पर ही हमला कर दिया है। टेकल गुडम इलाके में जवानों पर हमला किया गया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए जबकि 14 जवान अब भी घायल बताए जा रहे हैं, जिनको इलाज के लिए तुरंत तत्काल प्रभाव से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन नक्सलियों की ये करतूत देखिए किस तरह से यहाँ पहुंचते हैं और सीआरपीएफ के जवानों पर ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं, बमबारी की जाती है, गोलियां बरसाई जाती हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घायल जवानों की। देखिए वो तस्वीरें जिसमें घायल जवानों को आप देख पा रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव जुड़ गए हैं। प्रदीप, नक्सलियों की कायराना हरकत, सीआरपीएफ के कैंप पर न केवल हमला किया बल्कि हमने 3 अपने जवानों को खो दिया है, 3 जवान शहीद हो गए। अपडेट के साथ पूरी जानकारी, कहां तक पहुंची जांच? जी बिल्कुल, देखिए आज सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। कैंप से कुछ ही दूरी पर जब नक्सली सुरक्षा बल सर्चिंग के दौरान निकले थे तो जवानों और नक्सलियों के साथ जो मुठभेड़ हुई उसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं और वहीं 14 जवान घायल हैं, जिसमें 4 गंभीर रूप से घायल हैं। तो देखिए इसके पहले भी जो है घटनाएं होती रही हैं। 2021 में उसी जगह पर घटना हुई थी जहां पर ये घटना हुई है, उन्हीं जंगलों में घटना हुई थी जहां पर 23 जवानों की शहादत हो गई थी। तो देखिए कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी घटना है। क्या नक्सलियों के बारे में सबूत मिल पाया है? कौन थे नक्सली? क्या उनके गुट के बारे में कोई जानकारी? किस गैंग के वो नक्सली थे? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैसे ही लगातार दोनों साइड से फायरिंग की जा रही थी, नक्सलियों की तरफ से भी जवानों की तरफ से, जिसमें 3 जो जवान हैं वो शहीद हो गए और जो 14 जवान हैं वो घायल हो गए हैं। 4 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। जो घायल हैं जवान, उनको रायपुर रेफर किया जा रहा है। और अगर 2021 की बात करें तो 2021 में इन्हीं जंगलों में 23 जवानों की शहादत हुई थी। और नक्सली जैसे ही आते हैं वो फायरिंग करते हैं, फायरिंग करते करते जंगल की तरफ दब जाते हैं। कभी कभी नक्सली भी घायल होते हैं। इसमें कई नक्सलियों की मौत भी होती है। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये दुख का दिन है क्योंकि 3 जवानों पुलिस की जांच जो है कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, देखिए मुठभेड़ अभी जारी है और पुलिस जो है लगातार जो जो वहाँ नया कैंप बनाया गया था, बीजापुर और सुकमा के बीच में एक नया कैंप बनाया गया था। तो वो नए कैंप के बाद देखिए पहली घटना है कि जब वो सर्चिंग के दौरान निकले तो वहाँ पर अचानक से फायरिंग होने लगी नक्सलियों की तरफ से और फिर यहाँ से मुंह तोड़ जवाब दिया जवानों ने। तो देखिए उसका 3 जवान और 14 जवान गंभीर रूप से घायल है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़ी घटना है, जिसकी देखिए पुलिस बल वहां पर भेजा गया है और रायपुर से भी पुलिस बल भेजा गया है। वहां जो तैनात है उनकी भी तैनाती कर दी गई है और नक्सलियों को जंगलों में एक बार फिर सर्चिंग कर रहे हैं जवान कि आखिर भाग कहाँ गए। क्योंकि देखिए नक्सली फायरिंग करते हैं और उसके बाद अचानक से जंगलों की तरफ भाग जाते हैं, उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बिल्कुल, देखिए और नक्सलियों की सक्रियता छत्तीसगढ़ में ये बताती है कि अभी भी नक्सलियों पर शिकंजा जो है वो सरकार या प्रशासन नहीं कस पाई है। हालांकि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ नक्सलियों को लेकर बैठक हुई थी। अब देखना होगा कि डबल इंजन की सरकार में आखिर नक्सलियों पर लगाम कब तक लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी बड़े नेताओं ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पूज्य बापू को उनकी 76वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देता हूं। मैं देश के लिए बलिदान देने वाले सभी वीरों को नमन करता हूं। उनका बलिदान हमने जन सेवा करने और देश के लिए हमारे सपने को पूरा करने की प्रेरणा देता है। चलिए रुक करते हैं दिल्ली की खबरों का। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी यानी कि बुधवार से शुरू हो रहा है। बजट सत्र के पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक में बातचीत बहुत सौहार्दपूर्ण रही है। सरकार इस छोटे सत्र के दौरान हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस सत्र से पहले सभी निलंबित सांसदों का सस्पेंशन रद्द कर दिया जाएगा। प्रहलाद जोशी ने कहा, मैंने लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति से इस बारे में बात की है। उनसे सांसदों का सस्पेंशन रद्द करने की अपील की गई है। वहीं पीएम मोदी ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा सदस्य मनोनीत करने को लेकर खुशी जताते हुए ट्वीट किया है। पीएम ने कहा कि मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। सतनाम सिंह संधू ने खुद को एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया है, जो कई तरीकों से जमीनी स्तर पर लोगों की सेवा कर रहे हैं। जमीन घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दोपहर रांची पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 जनवरी से लापता थे। रांची पहुंचकर उन्होंने सीएम हाउस में सत्ता पक्ष यानी कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों के साथ मीटिंग की और इसके बाद वो अपने पिता शिबू सोरेन से मिलने मोराबादी निकल गए। झारखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा बयान दिया। मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन ईडी के डर से भाग रहे हैं। उन्होंने सामने आने के लिए भी कहा और कहा कि ईडी के सवालों का जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देना चाहिए। आखिर राज्य के जो इंटेलिजेंस विभाग, पुलिस महकमा है, अगर उन लोगों को भी पता नहीं है कि उनके बारे में, तो ये तो बड़ा गंभीर मामला है। और हम तो चाहेंगे कि भाई राज्य के डीजीपी पुलिस को बताना चाहिए कि आखिर राज्य के मुख्यमंत्री कहाँ है, उनके सुरक्षा कर्मी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। कहीं कोई अनहोनी घटना भी हो जाए तो बड़ी दिक्कत है ना कि राज्य के लिए संकट, संवैधानिक संकट एक प्रकार से पैदा हुआ है राज्य में। अब परसों रात से ही राज्य के मुख्यमंत्री का कोई अता पता नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं है कि कहाँ है। तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन पूरे झारखंड को बेवकूफ बना रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि ये झारखंड विधानसभा को भंग करने का सही समय है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सिचुएशन है, माननीय गवर्नर साहब से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि उनको आर्टिकल 355 में जो है संविधान की जो धारा 355 है उसमें रिपोर्ट भेजनी चाहिए। और ये सही समय है क्योंकि उनके भाई भी मुझसे बात कर चुके हैं, कल उनकी भाभी भी मेरे से बात कर रही हैं। वो सभी दुखी हैं कि ये पार्टी जो है शिबू सोरेन जी ने बनाई है, ये पार्टी दुर्गा सोरेन जी ने बनाई है। अपनी वाइफ को जो वो चार्ज देना चाहते हैं उससे कोई भी सहमत नहीं है और भगौड़े की तरह वो वाइफ को जो है चार्ज दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन का ये सबसे अच्छा मौका है। झारखंड की राजनीति अभी पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं बीजेपी नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक ट्वीट में कहा है, जिसके बाद अब तहलका मच गया है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बाबूलाल मरांडी ने लिखा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लापता हो गए। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि पिछले 40 घंटे से सीएम की कोई खबर नहीं है। सूचना देने वाले को 11,000 रुपए का इनाम दूंगा।
वहीं सीएम सोरेन को लेकर बीजेपी नेता दीपक प्रकाश ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम सोरेन की निगरानी में झारखंड सबसे भ्रष्ट राज्य बन गया है। उन्होंने आगे कहा कि सीएम सोरेन को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए लापता है, देश के इतिहास में पहली घटना है कि एक मुख्यमंत्री झारखंड का फरार है, लापता है। और इसलिए लापता है, फरार है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने का काम किया। अपने परिवार और अपने लिए अकूत संपत्ति जमा करने की नीयत और नीति उनकी बनी हुई थी। और जब जांच एजेंसियां उन पर जांच करने के लिए उनको लगातार बुलाने का काम कर रही है, तो भागते चल रहे हैं, भागते चल रहे हैं और भागते चले जा रहे हैं। वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने सीएम सोरेन के लापता होने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये अपने आप में एक अनोखी खबर है। राज्य के सीएम के लापता होने की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। तो बड़ा गंभीर विषय है भाई कि राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी खोज रहा हो और वो लापता हो, तो विहित प्रक्रिया में लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा कलंक कुछ नहीं हो सकता है कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री ही लापता पाया जाए। ये तो मतलब चिंता नहीं, चिंतन के साथ साथ आत्मचिंतन की जरूरत है। पिछले कुछ दिन लालू परिवार के लिए अच्छे नहीं रहे। पहले सीएम नीतीश के समर्थन वापस लेने से बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई। इसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ईडी की चार्जशीट को संज्ञान में लेते हुए लालू राबड़ी समेत 9 लोगों को समन भेजा है। कल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से ईडी ने लगभग 10 घंटे की पूछताछ की और आज भी पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई है। आरजेडी और विपक्ष के तमाम नेता जहां इस कार्रवाई को साजिश बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने इस जांच को राजनीति से नहीं जोड़ने की नसीहत दी है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव ने पहले चारा घोटाला किया, फिर बिहार के बच्चों से नौकरी के लिए जमीन की मांग की। उन्होंने आगे कहा कि लालू परिवार घोटाले के लिए ही पूरे देश में जाना जाता है। 1997 में किसकी सरकार थी? और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हुए तो वो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। जांच यदि जमीन किसी का लिखवाया, आप लोग मीडिया के साथी हैं, महुआ बाग चले जाइए, आपको जमीन भी दिखाई दे देगा। पटना में ऐसे और पूरे बिहार में हजारों बच्चे हैं जिनका लालू प्रसाद जी के परिवार के लोगों ने जमीन लिखवाने का काम किया। इसलिए जो जमीन लिखवाएगा उसको ईडी तो पूछेगा ही। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने लालू परिवार पर ईडी के एक्शन पर बयान दिया। मनोज ने कहा कि पूरी कार्रवाई साजिश के तहत की जा रही है। उन्होंने कहा कि कल लालू यादव को परेशान किया गया और आज तेजस्वी के साथ भी वही हो रहा है। अब यहाँ आप कल आपने देखा है लालू जी के साथ, आज तेजस्वी जी के साथ होगा। उधर महाराष्ट्र में चल रहा है, तमिलनाडु में चल रहा है। तो अब ये विपक्ष को तो ये मान लेना चाहिए कि उनको चुनाव भी लड़ना है और इन एजेंसी से भी संघर्ष करना है। लेकिन नतीजे अगर उलट आए ना, तो जो लोग आज ईडी, आईटी, सीबीआई से ये करवा रहे हैं, सबके सब जद में आएंगे। हमें तब भी कष्ट होगा, लेकिन हम कहेंगे सर शुरुआत तो आप लोगों ने की थी। सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के पूर्णिया जिला पहुंची और इस दौरान राहुल ने लोगों को संबोधित किया। राहुल ने सीएम नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि थोड़ा दबाव पड़ते ही नीतीश ने यू टर्न ले लिया। उन्होंने अपने संबोधन में जातिगत जनगणना का भी मुद्दा उठाया। हमारे गठबंधन ने एक बात जनता के सामने रखी है। इस यात्रा में हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं। उनमें से एक न्याय, उसको आप सामाजिक न्याय कह दीजिए, उसको आप हिस्सेदारी कह दीजिए, उसको आप भागीदारी कह दीजिए।
उसके बारे में हम काम कर रहे हैं। मैंने पहले भाषणों में कहा है कि इस देश में अलग अलग वर्ग के लोग हैं, पिछड़ी जात के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटी हैं, जनरल कास्ट के लोग हैं। हर समाज में राजस्थान में हिजाब को लेकर राजनीतिक पारा जमकर बढ़ा हुआ है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य की ओर से एक स्कूल में हिजाब को लेकर विवादित बयान दिया गया, जिसके बाद उनके बचाव में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि कई देशों में हिजाब पर प्रतिबंध है, यहाँ भी हिजाब पर प्रतिबंध होना चाहिए। अनुशासन के लिए कोई तो जरूरी ड्रेस कोड होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान में स्कूलों में अब ना ही हिजाब और ना ही नमाज होगी। विद्यालयों में, सरकारी संस्थानों में सरकार के आदेश की पालना करनी होगी, क्योंकि जैसा सरकार ने अभी तक ड्रेस तक की हुई है, ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड के हिसाब से ही वहाँ के छात्र छात्राओं को व्यवहार करना पड़ेगा, निबंध कराना पड़ेगा, और जहाँ अनियमितता पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम स्कूलों में धर्मांतर नहीं होने देंगे। ये धर्मांतर की प्रक्रियाएं प्रारंभ की गई तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। वहीं चंडीगढ़ में भारी विवाद के बाद बीजेपी ने मेयर का चुनाव जीता है। मनोज सोनकर चंडीगढ़ के मेयर बने और इस चुनाव में आप कांग्रेस गठबंधन की करारी हार हुई है। आपने ऐलान किया कि चुनाव के खिलाफ पार्टी कोर्ट जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों पर बयान दिया। केजरीवाल ने कहा कि आज लोकतंत्र के लिए काला दिन है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने गुंडागर्दी करके सारे प्लान्स तैयार किए और उसके बाद सरेआम बेईमानी करके चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत हासिल की। केजरीवाल ने आगे कहा कि अगर बीजेपी को पूरे देश ने मिलकर नहीं रोका तो आने वाले समय में ये देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। चुनाव में जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी करके सरेआम बेईमानी करके, और किस्मत से वो उनकी बेईमानी जो है वो वीडियो में कैप्चर हो गई। वो पूरा देश आज सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर देख रहा है कि किस तरह से इन्होंने वोटों की चोरी की है और इन्होंने ज़बरदस्ती चंडीगढ़ के अंदर अपना मेयर बनाया। इशू ये नहीं है कि मेयर किसका बनना चाहिए, चुनाव है, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए हैं। चड्ढा ने कहा कि मेयर चुनाव में इंडिया अलायंस की जीत हुई, लेकिन धोखेबाजी से बीजेपी को विजेता घोषित कर दिया गया। यहाँ वक्त चोर से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।